एक समय की बात है। पहाड़ों की गोद में बसा एक सुंदर सा गांव था पहाड़ा। पहाड़ा एक छोटा सा गांव था जो बहुत विकसित नहीं था। छोटे छोटे सामान के लिए मीलों चलना पड़ता था। ना कोई स्कूल था, ना कोई ढंग का अस्पताल। उसी गांव में मानिक नाम का एक किसान अपनी पत्नी और दो बच्चों सोहन और सोना के साथ रहता था। सोहन गांव से बाहर मीलों दूर स्कूल पढ़ने जाता था। सोना बचपन से ही होशियार और जिज्ञासु प्रवृत्ति की थी। जब सोहन स्कूल से आता तो सोना उसकी किताबें लेकर बैठ जाती और सोहन से तरह तरह के सवाल पूछती। उसके पिता पढ़ाई में उसकी रुचि देखकर सोचने लगे कि सोना की पढ़ाई का बंदोबस्त हमें करना चाहिए। पर सोना मीलों दूर पढ़ने कैसे जाएगी? सबसे बड़ी समस्या गांव में यही थी। वह परेशान थे कि सोना को कैसे पढ़ाऊं। तभी एक विचार आया, क्यों न सोना के लिए एक साइकिल की व्यवस्था कर दूं? हाँ, यही ठीक रहेगा। और वह जमींदार से कर्जा लेकर सोना के लिए साइकिल ले आए। सोना और सोहन दोनों साइकिल से स्कूल जाने लगे। सोना के स्कूल जाने से गांव के और लोगों को भी प्रेरणा मिली और जमींदार भी अपनी बेटी को पढ़ाने की सोचने लगे। एक दिन उन्होंने गांव में पंचायत बुलाई। सभी लोग पंचायत में उपस्थित हो गए। क्यों मानिक, बच्चों की पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है? ठीक चल रही है जमींदार साहब। आ गया हूं तो कुछ कहना चाहता हूं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। जमींदार साहब, मैं तो चाहता हूं कि गांव का हर बच्चा पढ़ लिख कर एक अच्छा नागरिक बने। अरे मानिक, तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। आज इसी मुद्दे पर बात करने के लिए मैंने पंचायत बुलाई है। क्यों भाई पंचो, आप लोगों की क्या राय है? हाँ हाँ जमींदार साहब, ये सुझाव तो अच्छा है। बच्चे पढ़ लिख जाएंगे तो थोड़ी समझ आ जाएगी। अब लेकिन ये संभव कैसे होगा? स्कूल तो बहुत दूर है। जमींदार साहब, क्यों न गांव में एक पाठशाला खुलवा दी जाए। गांव में पाठशाला खुल जाएगा तो बच्चे पढ़ लिख जाएंगे। लेकिन इस काम में आप सभी लोगों का सहयोग बहुत जरूरी है। और हाँ हाँ, क्यों नहीं। हम सभी लोग मिलकर पाठशाला बनवाने में अपना सहयोग जरूर देंगे। पंचायत समाप्त हुई। सभी लोग अपने अपने घर चले गए। मानिक बहुत खुश था। सभी लोग पढ़ लिख जाएंगे तो हमारा गांव भी एक विकसित गांव बनने में देर न लगेगी और किसी को भी छोटी छोटी बात के लिए मीलों दूर नहीं जाना पड़ेगा। जमींदार साहब ने पाठशाला के लिए गांव के बीचों बीच जमीन की व्यवस्था करा दी, जिससे सभी को आने जाने में सुविधा हो सके और सभी इसका लाभ उठा सके। लेकिन यह बात गांव के साहूकारों को अच्छी नहीं लगी। उनके खेमे में खलबली मच गई। गांव में पाठशाला बनाने का काम जोरों शोरों में शुरू हो गया। मानिक ने सोचा, अब हमें मास्टर की तलाश शुरू कर देनी चाहिए। यही सोचकर वह सोहन के प्रिंसिपल साहब से मिलने गया। कहो मानिक, कैसे आना हुआ? मानिक ने उन्हें सारी बातों से अवगत कराया। सारी बात सुनने के बाद प्रिंसिपल साहब ने कहा, गांव में पाठशाला खुल रहा है, यह तो बड़ी अच्छी बात है। प्रिंसिपल साहब, हम मास्टर के सिलसिले में ही आपके पास आए हैं। यह तो मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। आप निश्चिंत रहें, इस नेक काम में हम पूरी तरह आपके साथ हैं। हम स्कूल के कुछ मास्टर का ट्रांसफर आपके गांव में कर देते हैं। मानिक ने प्रिंसिपल साहब का आभार प्रकट करते हुए उन्हें धन्यवाद दिया और गांव आकर यह बात जमींदार साहब को बताई। जमींदार मास्टर साहब के रहने खाने की सारी व्यवस्था करवा देते हैं। समय बीतने लगा
पाठशाला में बच्चे खुशी खुशी पढ़ने लगे। मास्टर साहब बच्चों का पूरा पूरा ख्याल रखते। एक दिन जमींदार साहब ने सोचा, स्कूल खुले काफी दिन हो गए हैं, क्यों ना पंचायत बुलाई जाए। इसी बहाने मास्टर का विचार जानने का भी मौका मिल जाएगा। चलो, यही ठीक रहेगा। अगले दिन गांव में पंचायत बुलाई गई। जमींदार साहब ने पूछा, क्यों भाई, बच्चों के क्या हाल चाल हैं? ठीक है मालिक, बच्चों की पढ़ाई में रुचि है, इसलिए मन लगाकर पढ़ते हैं। अरे मास्टर जी, आप भी तो कुछ कहिए। आप तो सबसे ज्यादा बच्चों से जुड़े हुए हैं। वो जमींदार जी, हिचकिचाइए मत मास्टर साहब, निसंकोच बोलिए। पंचो, आप लोग साहूकार से लेन देन कैसे करते हैं? पंचों में से ही एक व्यक्ति ने उत्तर दिया, अरे अब मास्टर जी, लेन देन क्या करना, जो साहूकार कोरे कागज पर लिख देता है वही लेन देन है। उसी पर हम लोगों का अंगूठा लगवा लेता है और मनमानी करता है। अब भाई, पानी में रहकर अब मगर से बैर कौन करे। हम लोगों को पढ़ना लिखना भी तो नहीं आता। क्या आप लोग पढ़ना लिखना चाहेंगे? सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। अरे मजाक करो तो बाबू। अरे मास्टर साहब, हम लोगों की उम्र ना रह गई पढ़ने लिखने की। अब बच्चों को पढ़ाओ, अब वही अच्छा लगता है। जब जागो तभी सवेरा। आप लोग पढ़ लिख सकते हो। आप लोग पढ़ लिख लोगे तो सादे कागज पर अंगूठा नहीं लगाना होगा। अपना हिसाब किताब खुद रख सकोगे। अरे मास्टर जी ठीक कहते हैं। कल से आप लोग प्रौढ़ शिक्षा केंद्र में आ जाइए और पढ़ाई शुरू कीजिए। पंचायत में साहूकार का भी आदमी बैठा था। उसने साहूकार से सारी बात बताई। साहूकार को मास्टर की यह बात खटकने लगी। अरे ये मूर्ख अगर पढ़ लिख लेंगे तो हम लोगों के तो वारों न्यारे हो जाएंगे। ऐसे तो अंगूठों लगवाकर इनकी जमीनें हड़प लेते थे। हमें ही कुछ करना होगा, लेकिन इस बारे में जमींदार को कुछ नहीं पता लगना चाहिए, नहीं तो हम लोगों के लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी, है ना। पर किया क्या जाए। एक दिन साहूकार की भेंट लाला राम से हो जाती है, जिसकी परचून की दुकान थी और जो आए दिन लोगों को ठगता रहता था। अब कैसे हो लालो राम? ठीक हूँ साहूकार, आप कैसे हैं? अरे क्या तुमनो कुछ सुनो। अब बच्चे तो बच्चे, अब बूढ़ों भी पढ़ने जाएंगे। हाँ साहूकार, हमने भी सुना है। ये बूढ़े पढ़ लिख जाएंगे तो मन्ने तो सड़क पे आ जाएंगे। अरे साहूकार जी, इनके अनपढ़ होने से थोड़ा बहुत फायदा तो मुझे भी हो जाता था। मन्ने तो थोड़े का ही नुकसान होगा, पर आपकी तो नैया डूब जाएगी। इनकी जमीनें जो आपने हड़प रखी हैं, ये भी हाथ से निकल जाएगी। यह लोग जागरूक हो गए तो मन्ने लोगों के लेने के देने पड़ जाएंगे। तुम ठीक कहते हो लालो राम, इनका कुछ न कुछ बंदोबस्त तो करना ही पड़ेगा। यह मानिक बड़ो हीरो बनो फिरता है, पहले इसी को देख लेता हूं। धीरे धीरे समय अपनी पगडंडी पर बढ़ता है। सभी बड़े प्रौढ़ शिक्षा केंद्र में पढ़ाई करने लगे। इधर मास्टर जी पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को अच्छी अच्छी कहानियां भी सुनाते थे, जिससे बच्चों को पढ़ाई में उबन न हो। इन बच्चों में एक बिट्टू नाम का लड़का था, जो मास्टर जी की कहानी बड़े ध्यान से सुनता था। एक दिन बिट्टू परचून की दुकान से सामान ले रहा था, तभी तमतमाता हुआ साहूकार अपने आदमियों के साथ लाला राम की दुकान पर आया और बोला, इस मानिक ने ही पढ़ाई का बीज बोयो है, तो पहले इसी की फसल काटता हूं। अपने आप पढ़ाई लिखाई का सारा भूत उतर जाएगा।
बिट्टू ने सोचा यह मानिक काका के बारे में क्या बातें कर रहे थे, कैसा फसल काटना है। यही सोचते सोचते वह घर आ गया। ये साहूकार तो अच्छे काका नहीं है, मेरे बाबू को बहुत परेशान करते हैं। फिर ये मानिक काका के बारे में क्या कह रहे थे? बच्चे तो बच्चे होते हैं, थोड़ी देर में सब भूल जाते हैं। बिट्टू भी सारी बातें भूलकर खेलने चला गया। एक दिन काफी देर हो गई, शाम ढलने को आई, पर सोहन स्कूल से घर नहीं पहुंचा। उसके पिता ने स्कूल जाकर पता किया, उसके दोस्तों से भी पूछताछ की, पर कहीं पता न चल सका। गांव वाले भी सोहन के गायब हो जाने पर काफी परेशान थे। जमींदार साहब ने पंचायत बुलाकर पूछताछ शुरू की। जमींदार ने कड़क आवाज में गांव वालों से कहा, गांव की बात गांव में ही सुलझ जाए तो अच्छा है, वरना हमें पुलिस का सहारा लेना पड़ेगा। सब अपने आप बाहर आ जाएगा। इतना सुनते ही लाला राम के पसीने छूटने लगे। मैं कल भर का समय देता हूं, सोहन कल तक सही सलामत मिल जाना चाहिए। पंचायत समाप्त हुई, सभी लोग घर चले गए, लेकिन लाला राम काफी डरा हुआ था। उधर बिट्टू मास्टर जी के घर गया। अरे बिट्टू, तुम यहाँ, क्या बात है? मास्टर जी, अब मुझे आपसे कुछ कहना है। बोलो। और बिट्टू ने मास्टर जी को साहूकार और लाला राम की सारी बातें बता दी। बिट्टू, क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ मास्टर जी, अब पहले तो मेरी समझ में नहीं आया, पर जब सोहन भैया घर नहीं आए तो मैंने सोचा आपको सारी बात बता देता हूँ। यह तुमने बहुत अच्छा किया। अब तुम घर जाओ, मैं कुछ करता हूँ। मास्टर जी काफी सोच विचार में पड़ गए। बिट्टू सच कह रहा था, यह साहूकार की शरारत हो सकती है। इसी सिलसिले में वो जमींदार से मिलने उनके घर गए। अरे मास्टर जी, कैसे आना हुआ? क्या सोहन घर आ गया? नहीं, पर मुझे आपसे इसी बारे में कुछ बात करनी है। ठीक है, बोलिए, क्या बात है? और मास्टर जी ने सारी बात जमींदार को बता दी। नहीं नहीं, अब साहूकार ऐसा क्यों करेगा? पर यदि वास्तव में ऐसा है तो साहूकार से कुछ भी पूछने पर सोहन को खतरा हो सकता है। लाला राम डरपोक आदमी है, उसी से कुछ सुराग मिल सकता है। यही ठीक रहेगा। चलिए लाला राम को पकड़ते हैं, पर साहूकार को इसकी भनक भी नहीं लगनी चाहिए। दोनों रात के अंधेरे में लाला राम के घर पहुंचते हैं। जमींदार और मास्टर साहब को साथ देखकर लाला राम डर के मारे कांपने लगता है। कैसे आना हुआ जमींदार साहब? कैसे आना हुआ मास्टर जी? देखो लाला राम, सच सच बता दोगे तो तुम पुलिस की मार से बच जाओगे। लाला राम सोचने लगा, कहां फंस गया। उसे चुप देखकर जमींदार ने कड़क आवाज में कहा, लाला राम, सब सच सच बता दो, वरना। अच्छा अच्छा जमींदार साहब, मैं सब कुछ सच सच बताता हूँ, लेकिन मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है। आप तो साहूकार को जानते ही हैं, उससे भला कौन पंगा लेगा। सोहन को उसी ने किडनैप किया है, क्योंकि मानिक ने जो लोगों को शिक्षित करने का बीड़ा उठाया था, उससे वह परेशान था। किसानों की पढ़ाई से उसे क्या तकलीफ थी? साहूकार अनपढ़ किसानों से सादे कागज पे अंगूठा लगवाकर उनकी जमीनें धीरे धीरे हड़प लेता था, लेकिन मास्टर साहब जी के आने से उसके इरादों पर पानी फिर गया। चूंकि मास्टर जी को गांव में मानिक लेकर आया था, इसीलिए वह मानिक के पीछे पड़ा था। अच्छा, तो यह बात है। उसने सोहन को कहां रखा है, कुछ पता है तुम्हें? मैं ज्यादा तो नहीं जानता जमींदार साहब, लेकिन गांव के बाहर कुछ दूर पर उसका एक गोदाम है। हो सकता है सोहन वहीं हो। जमींदार और मास्टर साहब अपने कुछ आदमियों के साथ गोदाम की ओर चल देते हैं। उधर मानिक साहूकार पर नजर रखे हुए था।
जमींदार और उसके आदमी गोदाम में घुस जाते हैं। जमींदार को देखते ही साहूकार के आदमी भाग जाते हैं। उधर साहूकार को भी कुछ शक हो जाता है और वह भागने का प्लान बनाता है। तभी मानिक और गांव वाले मिलकर उसे पकड़ लेते हैं। तब तक सोहन को लेकर मास्टर जी भी आ जाते हैं। अगले दिन पंचायत बैठती है। क्यों रे साहूकार, तेरे पर रहम खाकर हमने तुझे थोड़ी सी जमीन क्या दे दी, तू तो किसानों की पूरी जमीन ही हड़पने की सोचने लगा। तुम्हारा लालच इतना बढ़ गया कि तुमने मासूम सोहन को ही किडनैप कर लिया। तुमने अक्षम्य अपराध किया है, इसके लिए तुम्हें पुलिस के हवाले करता हूं। पुलिस का नाम सुनते ही साहूकार के पसीने छूटने लगे और वह गिड़गिड़ाने लगा। अब मुझे माफ कर दीजिए सरपंच जी, मैं आगे से कभी ऐसा निंदनीय कार्य नहीं करूंगा। मैं इन गांव वालों की जमीन के कागजात अभी वापस कर देता हूं। एक बार मुझे सुधरने का मौका दीजिए। सभी गांव वालों से मैं माफी मांगता हूं। अब कभी भी मैं लालच नहीं करूंगा। एक अच्छा नागरिक बनने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तुम्हें सुधरने का एक मौका देता हूं। चलो, अच्छा हुआ गांव की समस्या गांव में ही सुलझ गई। चलिए भाइयों, अब सभा समाप्त होती है। लोगों के पढ़ लिख लेने से एक दिन देखते ही देखते वह छोटा सा पिछड़ा हुआ गांव एक जागरूक और विकसित गांव बन गया।